Assalamu alaikum. Today we're going to start the notes, question answers of the poem Break, Break, Break. So this is from your National Book Foundation. Choose the correct answer. What is the phrase that suggests the poet's inability to express his grief? Poet की inability कि वो नहीं अपनी express grief कर पा रहा, वो कौन सा phrase है या कौन से group of words हैं जिनसे पता चलता है never come back. Okay, so fisherman, what is the fisherman boy doing? What is the fisherman boy doing shouting with his sister at play? What are the phrases that signify the sense of loss in the third stanza? तीसरे stanza में sense of loss एक किसी चीज़ का खोए जाने कौन से phrase हैं जो कि इस चीज़ को indicate कर रहे हैं? Touched of the vanished hand and voice that is still. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं 10 हैं लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन analyze the speaker's perspective in the poem. In Alfred Lord Tennyson's poem Break, 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 the poet reflects on the relentless passage of time and the permanence of loss. अच्छा, पोइट का पर्सपेक्टिव क्या है, वो कैसे सोचता है या किस एंगल से वो देखता है लाइफ को या चीज़ों को, तो वो हमने बताना है. तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो अंदाज है देखने का, वो क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है अनएंडिंग नेचुरल साइकिल एक ज़िंदगी का, जैसे समंदर जो है वो मुस्तकिल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, जो टाइम है वो पास बाय कर रहा है, वो उसका पैसेज है, लेकिन और वो नॉन स्टॉप है. रिलेंटलेस मीन्स इट्स नॉन स्टॉप, परसिस्टेंट, हार्श है, उसका इंटेंस है, और वक्त गुजरे जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो लॉस है, जो चीज़ वो जो नुकसान है उसका हुआ, जो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, वो भी एक दायमी चीज़ है. So he contrasts the unending natural cycles with the profound stillness of personal grief. आप कह सकते हैं कि grief जो उसका गम है, वहाँ पे एक stillness है, वो आगे नहीं बढ़ता. Let's come to the next question. To whom is the poem addressed? अच्छा, इसमें वो एड्रेस ज़ाहिर है सी को कर रहा है. हमने इसका ये बात भी वहाँ की है कि ये एनाफोरा, द पोइटिक डिवाइस एनाफोरा इज़ यूज्ड. सो सी इज़ द मेटाफोरिकल लिसनर. उससे वो बात कर रहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसको एक तरह का ऑर्डर कर रहा है कि यू ब्रेक इट, एक इम्पेरेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है. सो थ्रू दिस हम देखते हैं he conveys his sorrow and pain of loss, reflecting on the permanence of the natural world in contrast to the transience of human life. तो वो ये कन्वे कर रहा है, sorrow अपना, pain natural world के contrast में human life की वो रखकर, उसकी ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है और टेम्पररी है, उस चीज़ को वो रख रहा है. और सी जो है फिर वो एक सिंबल बन जाता है इन डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम का, कि समंदर जो है वो मुस्तकिल, बग़ैर किसी एहसास के, हमारे लॉस के, इंसानों के लॉस के, ज़िंदगी जो है वो मुस्तकिल आ रही है और जा रही है. Okay, let's come to comment on the effect produced by the use of repetition in the poem. Repetition का क्या इस्तेमाल किया है पोएट ने, उससे क्या अफेक्ट वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जैसे ब्रेक 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 है, इससे एक इमोशनल इंटेंसिटी है और री-इन्फोर्सेस इट्स सेंट्रल थीम. सो इमोशनल इंटेंसिटी ज़रूर है कि ही इज़ आस्किंग द सेम थिंग 3 times, और ये जो सेंट्रल थीम है डेथ की, टाइम की, लॉस की, पेन की, उस चीज़ को भी ये री-इन्फोर्स कर रहा है, उसको भी उजागर कर रहा है. द रिपीटेड फ्रेज ब्रेक 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 मिमिक्स द रिलेंटलेस पनिशिंग और द क्रैशिंग of the waves, symbolizing the unstoppable passage of time. ये एक तरह का एक और इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है कि एक चीज़ मुस्तकिल रिपीट हो रही है.
जैसे ज़िंदगी का साइकिल रिपीट हो रहा है और पीपल आर कमिंग, पीपल आर डाइंग, लिविंग द वर्ल्ड, तो वो सेम साइकिल जो है दैट इज़, वो भी अफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये, symbolizing the unstoppable passage of time and the persistent nature of poet's grief. और ये भी कि पोइट का गम भी कम नहीं हो रहा है, वो भी उसी तरह है. Okay, let's come to the fourth question. How do you analyze the feeling of the poet in the first two lines? First two lines में हम देखते हैं कि जहाँ वो कह रहा है कि break, break, break on thy cold grey stones, crash the waves on the cold grey stones. तो वहाँ पे एक हमें sense of despair and helplessness नज़र आ रही है. और उसका grief is a fixed grief and his inability to express the overwhelming sorrow that he is feeling, वो हमें नज़र आ रही है first two lines में. अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पर्सोनिफिकेशन द पोएम. ये हम लास्ट में करेंगे सारे पोएटिक डिवाइसेस के साथ. लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन. हाउ इज द पोएम अ जक्सटापोजिशन ऑफ ट्रांजिएंस एंड परमानेंस? जक्सटापोजिशन पहले देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है. द फैक्ट ऑफ टू थिंग्स बीइंग सीन और प्लेस्ड क्लोज टुगेदर विद कॉन्ट्रास्टिंग अफेक्ट. दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ जब रखा जाए उनका कॉन्ट्रास्टिंग अफेक्ट वाजे हो जाता है. जैसे हम कहें दिन रात, नाइट एंड डे, गुड एंड इवल, जस्टिस एंड रिवेंज, वॉर एंड पीस, वाइस एंड वर्च्यू. तो इस तरह की जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट ऑपोजिट्स जब हम एक साथ रखते हैं दैट्स कॉल्ड जक्सटापोजिशन. तो पोएट इससे क्या effect ले रहा है? Tennyson uses juxtaposition to make contrast more apparent by placing images that signify grief next to images that signify happiness and innocence. ठीक है, जैसे हम वो देखते हैं he keeps the children playing और एक तरफ उसका grief है और एक तरफ वो रख रहा है बच्चे खेल रहे हैं, सेलर इज सिंगिंग, और इसी तरह एक तरफ सॉलिड रॉक है दैट इज स्टिल और दूसरी तरफ वेव्स हैं दैट हैज़ कंटिन्यूटी, जो कि मुस्तकिल आगे उनमें कंटिन्यूटी है, वो चले जा रही हैं, आए जा रही हैं. सेवन वन है कमेंट ऑन द इमेजेस एंड सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम. ये फिर हम एंड में डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के साथ. और कुछ इमेजेस हमने पोएम की एनालिसिस में भी कर लिए थे. Okay, coming to the eighth question, evaluate as to where are the ships going. The stately ships moving to their haven under the hill, either to port or over the horizon. Either way, they seem content with the destination, but the mounded grave is no pleasant haven in contrast. हम देखते हैं कि ship कहाँ जा रहा है, haven एक refuge में जा रहा है under the hill. अंडर द हिल हमने बताया था कि उसको वो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कोई ग्रेव है. सो द शिप इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ग्रेव, टूवर्ड्स द हिल, जो कि एक उसको सेंस ये दे रहा है एक ग्रेव की, तो उसके लिए वो कोई प्लेजेंट हेवन नहीं है. Let's come to the next question, which is the ninth one. Critically evaluate the poet's notion of never coming back. वो ये क्यों कहता है कि never coming back? It explains the poet's realization of the fruitlessness of action and draws the reader's attention to the fact that the sea's action is seemingly fruitless. क्योंकि वो वापस नहीं आएगा तो उसको लग रहा है कि जो समंदर का जो एक्शन है वो भी एक फ्रूटलेस है, क्योंकि वो कितनी ही एफर्ट कर रही है ज़िंदगी, वो फिर रॉक से टकरा के फिर बिखर रही है और इट कैन नेवर बी रिस्टोर्ड बैक, और फिर वो वापस कभी नहीं जा सकता. तो एक तरह का डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट हमें नज़र आता है यहाँ पे. Okay, 10th question, personification, metaphor, anaphora, hyperbole, alliteration, refrain, symbolism in the poem. क्या क्या हैं अब हम ये देखते हैं. एनाफोरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन द पोएट इज एड्रेसिंग द सी, ओ सी करके जब वो बात कर रहा है. और एलिट्रेशन, इन सब की अभी हम देखते हैं एक एक करके इसकी
सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन. व्हाट इज एलिट्रेशन, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड. ये देखिए बी 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 ब्रेक में है. फिर ये टी एच, और टी एच का साउंड इज बीइंग रिपीटेड बी बी अगेन इन द सेकेंड स्टैंजा. और फिर एच एच एंड एस एस इन द थर्ड. और फिर यहाँ पे बी बी और यहाँ टी टी. ये साउंड जब रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. पर्सोनिफिकेशन देख लेते हैं. पर्सोनिफाई क्या कर रहा है, वो सी को पर्सोनिफाई कर रहा है. उसको कह रहा है कि ब्रेक डाउन एंड द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑन दाई. तो उसको वो ऐसे एड्रेस कर रहा है एज इफ इट्स लिविंग on thy crag. तो उसको and the day that is dead. So the day and the sea are being personified here. और personification क्या होती है? It's giving traits of human characteristic to non-living things. अच्छा, images कौन कौन से हम देखते हैं? Visual images हैं like grey stones, sea है, lad, boat, boy, sister, ship, hill, hand, crag. और फिर हमें नज़र आता है ऑडिटरी इमेजेस जो साउंड से प्रोड्यूस होते हैं लाइक अटर एंड द सॉन्ग ही सिंग्स. सो okay, he's unable to utter, and at the same time we hear the boy shouting and the sailors singing. तो यहाँ पे the sound of the voice that is still. So there are some auditory images as well. अच्छा, फिर हम देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी की. हमने बात की, अपोस्ट्रोफी है ओ सी उसको एड्रेस कर रहा है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरा, रिफ्रेन एंड रेपिटेशन. थ्री थिंग्स which actually both refrain and anaphora is repetition. A refrain is a line or group of lines that is repeated several times, usually at regular intervals at the end of the stanza. In a poem or a song, the refrain is a type of repetition जो कि कहाँ आती है? एंड ऑफ द स्टैंजा आती है. ठीक है. एनाफोरा ऑन द अदर हैंड क्या करती है? इट्स अ रेपिटेशन ऑफ वन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल लाइन्स. ठीक है, ये जैसे ये है, दिस इज एनाफोरा एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन. और रिफ्रेन जो है वो आती है एंड पे. वो आप द पोम फेयरवेल चेक करें, उस पे आपको लाइन ऑफ रिफ्रेन मिलेगी. यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ब्रेक 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 और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इट्स नॉट एक्चुअली अ रिफ्रेन क्योंकि रिफ्रेन आती है एट द एंड ऑफ द स्टैंजा और यहाँ पे ये स्टार्टिंग में है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्रेन. हम नहीं कह सकते इसको कि ये रिफ्रेन है क्योंकि कन्वेंशनल प्लेसमेंट रिफ्रेन की एट द एंड होती है. ठीक है. तो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. 10 क्वेश्चन आंसर्स हमारे हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल बुक फाउंडेशन. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.